अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। और आज एक और मैच है और वो 7 सीरीज़ जो चल रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में, आज छठा मैच होगा। और अगर क्या इंशाल्लाह आज जब पाकिस्तान जीत जाएगा तो हम सीरीज़ जीत जाएंगे, तो हमें फैसला कुन बरतरी सर्टनली हासिल हो जाएगी। अच्छा, जब ये सीरीज़ अनाउंस हुई थी ना, तो आपको पता है अनाउंस किया गया 7 T20 मैचेस। तो कहीं ना कहीं जहन में ख्याल आया, यार 7 T20 मैचेस मतलब इतने ज़्यादा। मगर लिटरली ये सीरीज़ इतनी एंटरटेनिंग हुई है सो फार कि 5 मैच हो चुके हैं और दिल नहीं भरा। मतलब ये सोच के अब टेंशन हो रही है कि सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं, बिकॉज इट हैज़ बीन सो थ्रिलिंग एंड सो एंटरटेनिंग एंड सर्टनली आखिरी बॉल और आखिरी ओवर और आखिरी लम्हे तक जो मैच फंसा रहता है ना, बोथ द टीम्स मेड श्योर कि ये मैचेस ऐसे हो कि मतलब आपकी सांस जो है ना वो ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अड़ी रहे। और साथ ही मैं बता दूं ये 7 से 10 भी हो सकते थे, क्योंकि रावलपिंडी वालों को भी बड़ी ये है शिकायत कि भाई कराची में खेल लिया, लाहौर भी आ गए, हमारे पास किसी ने नहीं आना था। इस तरह तो हर शहर में यही है कि एक मैच हमारी तरफ भी होना चाहिए था। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई शुडंट से दैट, क्योंकि कभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट आई थिंक वी हैव इट इन द बैग। अच्छा, अब नसीम शाह ने बाय द वे ट्वीट किया कि वो रिकवर कर रहे हैं, बेहतर हैं, लेकिन अभी भी वो आखिरी 2 मैचेस में भी अवेलेबल नहीं होंगे। उन्होंने लोगों से, अपने फैंस से दुआओं का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये एहसास हुआ कि एक ही टीम से अगर 7 क्या मतलब दर्जनों T20 मैचेस भी हो जाएं तो पाकिस्तान टीम के साथ आप बोर नहीं हो सकते। क्योंकि इनिशियली हमें लग रहा था कि यार इंग्लैंड की टीम है और बोर हो जाएंगे प्रॉब्ली, शायद इंटरेस्ट लूज। नहीं हुआ ऐसा कुछ। सो आज है हमारा छठा T20 मैच इन लाहौर, और लाहौर में आपको पता है पिच का बिहेवियर भी डिफरेंट है, मौसम भी जरा डिफरेंट है, कुछ शदीद हब्स की सी कैफियत भी है। लेकिन लाहौर वालों, आज वीकेंड है, कल सैटरडे, परसों संडे, आज स्टेडियम फुल होना चाहिए लाहौर में। आज क्या मतलब, पिछला भी फुल ही था। मुझे लग रहा था कि जरा कराची वालों से थोड़ा कम है मामला। अच्छा, उसके बाद प्लीज डू नॉट फॉरगेट, क्योंकि आज तो हम फ्राइडे है और हम कल परसों आपके साथ नहीं होंगे, फिर संडे को लास्ट मैच भी होगा, उसको भी पूरा भर देना है। और अगेन मैं कहने वाली थी कि डिस्पाइट हम जीत रहे हो ना जीत रहे हो, लेकिन मैंने ऐसी बातें करनी ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में डिसाइड किया है कि मैंने कोई चीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट बात भी नहीं करनी, कि अल्लाह ना करे कि कहीं वो उस तरह हो ना जाए। तो आई एम गिविंग माई फुल कॉन्फिडेंस टू द पाकिस्तानी टीम, और हम ही जीतेंगे और सीरीज भी हमारी ही होगी इंशाल्लाह। तो कुछ विजुअल्स हम आपको दोनों टीमों की ट्रेनिंग की भी दिखाना चाहते हैं कि हम जब इनका कोई ऑफ डे होता है ना, तो हमने अपना तो ऑफ लिया ही होता है कि जी आज क्रिकेट नहीं है, लेकिन इनका लिटरली वो ऑफ डे नहीं होता। तो इनकी अपनी फिजिकल फिटनेस की अपनी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल चल रही होती है साथ साथ, और उसका एक सबूत हमने आपके सामने रख दिया। अच्छा, मुझे पता है कि रिजवान को देख के ना मुझे स्ट्रेस शुरू हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों अपने भाई के लिए मुझे लगता है कि अपने भाई के लिए लगता है कि ही इज लाइक थोड़े से फ्रैजाइल भी लगना शुरू हो गए। आपको पता है पिछले मैच में उन्हें बॉल लगी थी कमर पे, तो उनका डिस्कम्फर्ट कुछ देर तक नजर आ रहा था। और आपको पता है वो रेस्ट भी नहीं लेते हैं, लेकिन साथ साथ ये धड़का भी लगा रहता है कि अगर वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान टीम में रन कौन करेगा। बिल्कुल, और मे बी मस्ट बी थिंकिंग कि आज का मैच मैं जितवा दूं और उसके बाद मैं रेस्ट करूंगा, अगले वाले में मैं नहीं हूँगा, सीरीज तो हम ही जीत ही जाएंगे। बट यू आर वेरी राइट, ही डज लुक ऑल्सो नाउ एज इफ ही टेक्स ऑन टू मच अपॉन हिमसेल्फ। मतलब रन भी हम ही ने बनाने हैं, विकेट कीपिंग भी हम ही ने करनी है, एंड नॉट कि जी कोई और ना करे मैं करूँ, नोइंग के मैं ही कर सकता हूँ। तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना कि जब खुद को पता हो कि भाई मैंने ना किया तो शायद सीन ऑफ हो सकता है, वो होना नहीं चाहिए। दे शुड बी अदर अल्टरनेटिव्स। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ते हैं हम, और हम तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत को सेलिब्रेट कर भी रहे हैं सो फार जितनी हुई हैं, और आगे भी करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी सेलिब्रेशन की चल रही है। हाँ जी, जरा ये अच्छा, ये वाली एक्सरसाइज तो आप भी करती हैं, इधर अब दिखा ही रहे हैं, सारा वर्कआउट दिखाना हमने। अच्छा, बाय द वे, इससे पहले नसीम शाह की जो बात आप बता रहे थे ना, वो पीसीबी तर्जुमान ने उस बात की तस्दीक भी कर दी है। तो पहले तो हम ज़राए कोट कर रहे थे ना कि ज़राए कह रहे हैं उनकी अपनी फिटनेस का जो हमने आपको बताया है, तो नाउ इट हैज़ बीन कंफर्म्ड। अच्छा जी, अच्छा अभी हम आपको बताना ये चाह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने कल बड़ी सेलिब्रेशन की, और उसके बाद जो कमेंट्री आपने देखा है, मतलब मुल्क में आला अदलिया को जिस तरह हदफ तनकीद रखा गया, और ये बात स्टैंडर्ड सेट हो गई है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी एनी साइड, जिसका खिलाफ आएगा फैसला
हो मतलब तनकीद करते हुए तमाम हदें अबूर कर देगा, सिस्टम पे इतना आदम एतमाद कर देगा कि मतलब मज़े का खेज हो जाएगी सूरत हाल, और जिसके हक में आएगा नेचुरली वो तो खुश होगा ही। सो हम वो मिडिल ग्राउंड जो है ना, जो जिस पे कानून की बालादस्ती कायम होती है, उससे लगता है कि बहुत दूर हो गए हैं। और बाय द वे याद रहे कि कल बरी तो हुई हैं मरीम नवाज साहिबा, लेकिन इससे पहले इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने एक फैसले में लिखा था कि जितना ये कमज़ोर फैसला और केस है जो सजाएं दी गई हैं, यह वाला मामला बहुत देर तक टिक नहीं सकेगा। और वाज़ेह रहे कि उस वक्त वज़ीर आज़म कौन थे? इमरान खान। लेकिन अभी की खबर पे हम जरा वापस आ जाते हैं। अब आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए कल बड़ा अच्छा दिन रहा, और वो क्यों रहा जी? एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सज़ाओं के खिलाफ मरीम नवाज की अपील जो है वो मंजूर कर ली। अदालत ने 7 साल की सज़ा ख़त्म कर दी। मुख्तसर फैसले में कहा गया कि मरीम नवाज को रेफरेंस में आयद इल्ज़ामात से बरी किया जाता है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की 1 साल की सज़ा भी ख़त्म कर दी गई। अदालत बार बार नैब प्रोसिक्यूटर से पूछती रही कि वो दस्तावेज़ जो है वो दिखाएं जिससे जायदादों का मरीम नवाज से ताल्लुक़ साबित हो सके। जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं आप पर तो दावा जो है वो डिग्री नहीं होता। बहुत सी बातें हुई उसमें, ये भी इस पर तो एक्चुअली उन्होंने कहा था कि इस पे तो दावा डिग्री नहीं होता, जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं इस पे दावा डिग्री नहीं होता। क्रिमिनल केस में सजा कैसे हो सकती है? आपका केस शायद ठीक भी हो मगर आप साबित करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर सजा नहीं सुना सकते। फैसले के बाद मरीम नवाज का कहना था कि इमरान खान नाकाम हो गए हैं और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया है। इस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया। 25-30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की। आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया। अब तुम क्या करो? हकीकत यह है कि तुम नाकाम हुए हो और नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। डार साहब जिस प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे गए थे, अल्लाह ताला उसी प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ पे उनको लेके आया। जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया उन्हीं के सदर ने उनसे ओथ लिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। इमरान खान को यही कहना चाहूँगी कि तुम एक बेबस शख्स हो। आज तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे। आज तुम जवाब दो ना दो, तारीख तुमसे ये जवाब इंशाल्लाह लेकर रहेगी। अच्छा जी, ये जो आपने सुन लिया, और साथ ही आपको बता दें कि अब मरीम नवाज के बाहर जाने की रुकावट भी ख़त्म हो गई है। और बाद सियासी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक अब मरीम नवाज ज़्यादा पुरएतमाद तरीके से अमले सियासत में हिस्सा ले सकेंगी। मरीम नवाज भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नज़र आती हैं। साल इलेक्शन है तो हम आपको देंगे किसी असेंबली में, पंजाब असेंबली में या कौमी असेंबली में? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मेरी पार्टी फ़ैसला करेगी कि मुझे कौन सा इलेक्शन लड़ना है, कब लड़ना है। तो अल्लाह ताला के बाद ये जमात मेरी फ़ैसला करेगी। सो उन्होंने कहा कि उन्हें MNA बनना है या MPA बनना है, ये फ़ैसला तो उनके चचा यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके पार्टी के लीडर और उनके वालिद साहब नवाज शरीफ करेंगे। खैर, मरीम नवाज को रिलीफ मिलने के साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी और इंतखाबी सियासत में एंट्री के रास्ते भी ऐसा लगता है कि खुल रहे हैं, खुलते नज़र आ रहे हैं। अब इसहाक डार साहब की वापसी, वज़ीर ख़जाना बनना, फिर मरीम नवाज साहिबा का बरी हो जाना, ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ वो मतलब इट्स नॉट दैट फार अवे। कानूनी तौर पर अगर इसी मुकदमे से शरीक मुलजिम बरी हो जाए तो इसका फ़ायदा दूसरे मुलजिम को भी पहुँचता है सर्टनली, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ऐसा ही समझ रहे हैं। आज अगर मरियम की बरीयत आई है, सफ्तर की बरीयत आई है, तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद दिनों हफ्तों की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब की भी हमें पूरी उम्मीद है कि उनको भी जो इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। और वो जो बेइंसाफ़ी का दौरा था, एक दौर था जो साकिब नसार साहब ने जिसकी बुनियाद रखी, वो दौर जो है गुज़र गया है। इंशाअल्लाह ताला जो है, जो लोग कहते थे कि नवाज़ शरीफ की हमने सियासत ख़त्म कर दी है, नवाज़ शरीफ इंशाअल्लाह ताला जो है सियासत में आज भी उसका छोटा भाई जो है उसका वज़ीर आज़म है, और नवाज़ शरीफ भी जल्द वापस जाएगा। ख्वाजा आसिफ को भी आपने सुन लिया, और नज़र यही आ रहा है कि नून लीग का अगला हदफ नवाज शरीफ की जल्द अज जल्द वापसी के अलावा बरियत और नाअहली ख़त्म कराना होगा।
और इसके लिए नून लीग कानूनी जंग लड़ने की तमाम जो हैं तैयारियां वो कर रही है। आने वाले चंद माह में मुल्क के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। नवाज शरीफ ने फैसले को हक की फतह करार दिया। कई साल पहले बल्कि मैंने कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह ताला, अगर इंसान सच्चा हो तो अल्लाह भी साथ नहीं छोड़ता। आज साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने हक को माशाल्लाह दिखा दिया, हक और सच को दिखा दिया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा जी, ये तो था साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का कमेंट। ही सीम्स प्रिटी रिलीव्ड और ऐसा लग रहा है कि उनकी वापसी की राह भी अब हमवार हो गई है इस बरियत के साथ ही। अच्छा जी, फैसले के बाद मरीम नवाज साहिबा जब प्रेस टॉक कर रही थी तो उसी वक्त मियां नवाज शरीफ का उन्हें फ़ोन भी आया, फिर उनके चचा वज़ीर आज़म का भी फ़ोन आया और उसके बाद वो पहुँची अपने चचा के पास और फिर वहाँ पे एक दूसरे को मुबारकबाद का सिलसिला। और अच्छा, वो चचा नहीं कहती, वो अंकल कहती हैं, इसलिए आप बार बार बहुत रिश्ता डाल रहे हैं। चचा ही हैं वैसे तो, लेकिन शी कॉल्स हिम अंकल। तो मैं अंकल का कह के अंकल का है ना? हाँ, अंकल। जब वो अंकल कह रही हैं तो आप क्यों चचा? अच्छा, वैसे चचा इज सच अ स्वीट वर्ड। मुझे लगता है कि चचा को चचा ही कहना चाहिए। और ताया को अंकल कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं अपने ताया को अंकल कहता हूँ, बिकॉज ताया यू नो मुझे लगता है ताया अब्बा कहना जरा मतलब खुद का हो तो अंकल ठीक है, कोई और का है तो बुरी बात है। अब्दुल्ला ये सॉरी मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगी इसी बात के लिए, ऐसी नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं, गुलाब जामुन देख कोई वैसे अंकल नहीं कहता। गुलाब जामुन भाई खुशियां हैं तो जामुन तो फिर चलेंगे ना, आपको पता ही है। लेकिन कमिंग बैक टू अंकल एंड चचा एंड ताया, मामू इज ऑलवेज अ मामू। अ मामू इज नेवर कॉल्ड एन अंकल। वो रिश्ता ही ऐसा है मेरा ख्याल है। आगे चले। अच्छा, और क्या हो रहा है? अच्छा मुझे एकदम भूख लग गई है देख के। गिनी जा रही है कौन कौन सी मिठाइयाँ के मैंने गुलाब जामुन नहीं खाई। अच्छा, इस सारे सिचुएशन पे पीटीआई वालों का क्या कहना है ये बताना था। वो क्या खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये भी सुन लें सर। मुझे अफसोस पड़ा हुआ एज अ पाकिस्तानी, मुझे 3 दिन से मैं 2 दफा मेरा सर शर्म से झुका है। इस्हाक डार को एयरफोर्स 1 से उतरते हुए देखते हुए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जहाज है, और आज जो कोर्ट की जजमेंट है उसको देखते हुए मैंने मुख्तदर हल्कों को मुबारकबाद दी है कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जहां चोर और चौकीदार आपस में मिल चुके हैं। कौमी मुजरम को हथकड़ी लगाने की ये ऑनरेबल कोर्ट्स की जिम्मेवारी है। आज जो एवन फील्ड में सियाह तारीख का जो सियाह तारीन बाब आज हुआ है, एक और कौमी चोर खातून को जो है वो NRO मिल गया है। NRO 2 जो है उसके यूसी की कड़ी है। अच्छा जी, ये तो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिएक्शन। बाय द वे, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो मिठाई भी खा रही थी, हम उन्हें जहमत देते हैं कि ज़रा आएँ अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करें। तो गालिबन वफाकी वज़ीर बनने के बाद ना मगरूर से हो जाते हैं ये ठीक है। ये मतलब ये एक पोस्ट का जैसे हमारे दोस्त नहीं एक दूसरे कह रहे होते हैं कि आप मगरूर से हो गए, आप मगरूर से हो गए, मगरूर से हो जाते हैं और फिर ये लोग गायब रहना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ा आपने वैसे तो एक एक्यूजेशन के जुमरे में भी ये बात आ जाती है और शिकायत तो है ही। एनीवे जी, हमें इस वक्त ज्वाइन की है रहनुमा मुस्लिम लीग नून और स्पेशल असिस्टेंट टू PM अता तारर साहब ने। अता तारर साहब, सबसे पहले तो मरियम नवाज के एवनफील्ड केस में बरी हो जाने के बाद जाहिर है कि अब अगला हदफ जो है ऑब्वियसली नवाज शरीफ की वापसी और बरियत और नाअहली ख़त्म कराना होगा। तो इसमें अब क्या रुकावट बाकी है और हुकूमत इस सिलसिले में क्या करने वाली है? नवाज शरीफ साहब का वापसी का रास्ता इसलिए अब क्लियर हो गया है और मियां नवाज शरीफ साहब इल्ज़ामात से भी मैं समझता हूँ कि एक तरह से बरी हो गए हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे मियां नवाज शरीफ की मुआवनत और एयानत का इल्ज़ाम था। जब अदालत ने प्रोसिक्यूटर से ये पूछा कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मुआवनत या एयानत नवाज शरीफ साहब की है वो किस जुर्म में की है, तो बताया गया कि आमदन से ज़ायद असासे बनाने में की है। जब पूछा गया कि कौन सा असासा बनाया है तो कहा गया कि एवनफील्ड फ्लैट्स बनाए हैं। जब पूछा गया कि उस हवाले से, इन फ्लैट्स के हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब का कोई लिंक हो या कोई ऐसा दस्तावेज़ हो या दस्तावेज़ात हों आपके पास जो ये साबित करते हों कि मियां नवाज शरीफ का इन फ्लैट से कोई लिंक है, तो आप पेश कर दें। तो प्रोसिक्यूशन और नैब वाले बुरी तरह नाकाम रहे इसको साबित करने में। हालांकि जो कल की पेशी थी उसमें वही प्रोसिक्यूटर पेश हुए मुजफ्फर अब्बासी जो ट्रायल में प्रोसिक्यूटर थे। तो मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ का, क्योंकि देखिए उनके वालिद का मियां शरीफ का 1969 में एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल थी,
ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ था, फैक्ट्रीज़ थी, मिल्स थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज थी। और उन्होंने 1985 में वो सियासत में आए, तो उनके वालिद ने जो कंपनीज़ बनाई उसकी एक्विजिशन का तो लिंक ज़रूर हो सकता है किसी भी प्रॉपर्टी के साथ, मगर मियाँ नवाज शरीफ का बतौर वज़ीर आज़म, बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर, बतौर MNA कोई लिंक नहीं साबित हुआ। और उसी की बिना पे मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी बाइज़्ज़त बरी हुई और उनकी अपील एक्सेप्ट हुई। तो अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो कानूनी टीम है वो इस पर मशावरत करेगी और इंशाल्लाह अब प्रेसिडेंट इसहाक डार साहब का भी मौजूद है। तो ये दो प्रेसिडेंट्स की रोशनी में और इस केस में जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस थे नैब के, फ्लैगशिप में बरी हुए, अल अजीज़िया में सेंटेंस सस्पेंड हुआ और ये एवनफील्ड में अब ये खुल के सारी बात सामने आ गई है कि केस बनता ही नहीं था, कोई एविडेंस ही नहीं है, सिरे से नहीं बनता था, झूठ बेनकाब हुआ है। तो कानूनी टीम इस पर मशावरत कर रही है और बहुत जल्द किसी नतीजे पे पहुंचेगी। अच्छा अता साहब, ये ऐलान भी पहले से था कि नवाज शरीफ आएंगे तो इंतखाबी मुहिम के लिए आएंगे। अब अगले 2-3 माह में अगर मियाँ साहब की वापसी हो गई या चंद हफ्तों में हो गई और केसेस ख़त्म हो गए तो फिर इलेक्शन प्रॉबेबली अगले साल के शुरू में मुमकिन है। तो क्या ऐसा ही सोचा जा रहा है, मतलब अगले साल के शुरू में इलेक्शन की तरफ सोचा जा रहा है या फिर अगस्त तक ही बात जाएगी? हम पूछ इसलिए रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब भी ज़रा मुतमईन हो जाएं अगर आप कह दें कि अगले साल शुरू में हो जाएंगे। तो देखिए बात यह है कि इलेक्शंस तो जब असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी तभी हो पाएंगे और ये सियासी मैनेजमेंट है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस के हवाले से सागदार साहब आए हैं, मईशत के हवाले से बेहतरी आ रही है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन मियाँ नवाज शरीफ ही लीड करेंगे और वही इलेक्शन कैंपेन के हवाले से पूरी हिकमत अमली भी तय करेंगे, उसकी मंजूरी भी देंगे और ख़ुद मैदान अमल में मौजूद होंगे। इसमें कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है, मगर इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे और कानूनी टीम से जो भी मुशावरत होगी और कानूनी टीम जो भी तय करेगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब की इंशाल्लाह जो वापसी है उसका सारा मामला जो है वो उनके केस को देखते हुए तय किया जाएगा, जिसमें अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई सबूत सामने आ सके, क्योंकि प्रोसिक्यूशन बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके दौर में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हो, लाहौर कराची मोटरवे हो, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हों, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हों, हस्पताल हों, तो वो इस मुल्क की तरक्की के ज़ामिन हैं और वो आएंगे और पाकिस्तान की खुशहाली दोबारा लौटेगी। और इस वक्त जो काविशें हो रही हैं उसमें उनकी गाइडेंस भी शामिल है और उनकी मज़ीद रहनुमाई मिलेगी। तो इंशाल्लाह इन हालात को बेहतर करके इलेक्शन में जाएंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन कैंपेन को वापस आके लीड करेंगे। अच्छा तार साहब, आप हमारे साथ हैं, अब ये तो आपसे पूछना ही पड़ेगा कि जिस फोरम से इमरान खान को रिलीफ मिलने पर हुकूमती नुमाइंदे एतराज़ करते थे, अब वहीं से मरीम नवाज़ को भी रिलीफ मिला है, तो अब तो इदारों पर तनकीद की गुंजाइश नहीं बनती और ना ये कि इमरान खान को बदस्तूर लाडला कहा जाए। मतलब अब ये चीज़ें कुछ मैच नहीं कर रही, तो आप इत्तेफाक करते हैं, करेंगे इस बात से? देखिए, लाडला वो होता है जिसको बुरी आदतें पड़ गई हों, जिसको ये आदत हो कि हर काम उसकी मर्ज़ी का किया जाए, हर काम वो किया जाए जो उसको सूट करे। देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनती थी, तो ये कोर्ट की सवाबदीद है। उस फैसले से हमें इख्तलाफ ज़रूर होगा, मगर कोर्ट की सवाबदीद है। और ये जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का फ़ैसला आया है, ये देखिए ये ओवरनाइट नहीं आया। इस फैसले पर पहुंचने के लिए कोर्ट को तकरीबन 2-2.5 साल लगे हैं। ये अपील आप देखें कब दायर हुई थी, 2018 या 19 में दायर हुई थी और उसके बाद एक एक कागज़ को जांचा परखा गया, हर चीज़ को मरूज़े खातिर लाया गया, हर चीज़ को देखा गया, प्रोसिक्यूशन का पूरा केस सुना गया और एपेलेंट्स का पूरा केस सुना गया। तो उसके बाद कोर्ट इस नतीजे में पहुंची है कि इंसाफ का यही तकाजा था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रही, मियाँ नवाज शरीफ ने आमदन से ज़्यादा असासे नहीं बनाए, लिहाजा मरीम नवाज शरीफ साहिबा को और कैप्टन सफदर साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाता है और उनकी अपील एक्सेप्ट की जाती है। इमरान खान साहब का जहाँ तक सवाल है, तो देखिए वो एक सेलिब्रिटी हैं और अपने आप को वो इंटाइटल समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हर चीज़ पे मेरा हक है और इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना, अभी भी न्यूट्रल जो नारे लगवा रहे हैं, जो अदलिया के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बुरा भला कह रहे हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर किसने अपॉइंट किया था? और देखिए हमारे ख़िलाफ़ भी फैसले आते हैं, हमने कभी इस नहज पे नहीं पहुँचे कि एक रेड लाइन क्रॉस करके इदारों को इतनी बुरी तनकीद का निशाना बनाया हो। तो इमरान खान साहब वो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी पर हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि
मीठा मीठा हाँ पर कड़वा कड़वा थू थू इमरान खान साहब नहीं, मेरा ख्याल है कि सभी इस पॉलिसी पर हैं। बहुत शुक्रिया आपका तारा साहब। मतलब किसी भी तरफ से कोई मतलब किसी के हक में फैसला आ जाए, चाहे आप लोग हों चाहे इमरान खान साहब हों, अगर आपके हक में फैसला आएगा तो आप खुश होंगे, अगर आपके खिलाफ फैसला आएगा तो आप लोग भी तनकीद करते हैं और वो तो फिर आपको पता ही करते ही हैं। अच्छा जी, छोड़ दें सब कुछ छोड़ दें और एक नई चीज़ है जिसके बारे में आपको बताते हैं। 75वीं यौम आज़ादी पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 75 रुपए का एजाजी करेंसी नोट जो है वो जारी किया। ये लें जी आगे आपके सामने, ग्रीन रंग का है, वेरी नाइस और वेरी नाइस कलर। और ये नोट जो है बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा लिखा हुआ है। कैसे मैंने नहीं 75 you know very nice, how pretty is that। अच्छा जी, आपको साथ ही ये बता दें कि ये नोट जो है ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्टेट बैंक के मुताबिक 75 रुपीज़ के नोट का डिज़ाइन जो है वो स्टेट बैंक और मकामी आर्टिस्ट ने मरतब किया है और नोट के एक जानिब मुरतब किया है। अच्छा फिर आप कर लें। नहीं कर लो। अच्छा जी, एक साइड पे कायद-ए-आज़म है ना, या मैंने कहा मैंने वो भी गलत कह दिया है। अलामा इकबाल है, सर सैयद अहमद खान है, फातिमा जिन्ना की तस्वीर है, ये सारों एक साइड पे हैं और दूसरी जानिब है कौमी जानवर मारखोर और कौन सा दरख्त, देवदार का दरख्त, हिमालयन नेटिव ट्री है, ये पहाड़ों पे पाया जाता है, बड़ा खूबसूरत ये दरख्त है। और हम इस तरफ इसलिए हमें जरा मास्टर पे दिखा देना ताकि हम लोगों को अच्छा कितने नोट जमा करेंगे हम तो $1 आएगा। हाँ कितने 75 के नोट्स होंगे तो $1 आएगा? 3 मेरा ख्याल है 3 सही कह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, देवदार का दरख्त है और मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए कुछ जरा इसको डिजाइन किया गया है। अच्छा अब आई वांट टू नो, अच्छा मुझे बताएं बचपन में किसने, मुझे नहीं पता, आजकल के नोटों में तो शायद नहीं है पॉसिबल, बट व्हेन वी गो बैक इन स्कूल पहले नोट में ना एक सिल्वर रंग की तार होती थी। तो अभी नहीं है? अभी मुझे लगता है कि नहीं होती वो तार, वो थोड़ा सा कोई रिफ्लेक्शन सी होती है, रिफ्लेक्शन सी होती है, बकायदा फिजिकल तार नहीं होती, एक लाइन नजर आ रही होती है। और इसमें भी बाय द वे बड़ी व्हेन वी वर वेरी यंग एंड सिली तो हम वो तार निकाल लिया करते थे। आई वुड स्टिल डू दैट, बट एनीवे आई वांट टू नो कि ये नोट जो है अभी क्या हमें बैंक से मिलेगा पता नहीं या फिर कहीं, बिकॉज फिर मैं अपने ऑलरेडी शो पे बता दूं फॉर टू ऑल माय बैंकर फ्रेंड्स दैट आई वांट दिस नोट, और मैंने उसको फ्रेम करके लगाना है। और आपको पता है कि वो एक 50 रुपी कॉइन भी निकला था, वो अच्छा, भी मैंने घर में फ्रेम करके मतलब लगाया। मैं एक तहफ़्फ़ुज़ात जैसे बहुत सारे का इजहार करना चाहता हूँ कि 5 रुपए का जो सिक्का है माशाल्लाह उसका साइज इतना मिनिएचर हो चुका है कि वो आप नहीं संभाल सकते, वो अगर आप पर्स में डालेंगे तो वो पर्स के सुराख में से गिर जाता है। 5 रुपए का जो सिक्का होता है, सो यू नो बहुत सारी चीजों की कीमतें होती हैं 195, 175, तो 5 रुपए 5 रुपए आपको चेंज में वापस मिलते हैं। वैसे बाज़ औक़ात तो दुकानदार देते ही नहीं, आपको टॉफी थमा देते हैं। ये बड़ा ही असूली इख्तलाफ है और मैं तो ऑलमोस्ट लड़ाई पे आ जाती हूँ और वो शक्ल देख के कहते हैं 5 रुपए क्यों भाई, अपना चेंज है हमारा तो वापस दो उसको, हम चाहें उसके साथ जो भी करें, वाई वुड यू कीप इट। और सोचें अगर वो 5-5 रुपए का कॉइन रखते जाए हर कस्टमर के साथ, ठीक है, तो उनकी तो हो गई ना। ये है अच्छा। इसलिए मैंने तो पता है क्या कोशिश की है कि अब जब इस तरह ग्रॉसरी वगैरह करने जा रहा था, जब स्मॉल चेंजेस में बात आ जाती है, आई ऑलवेज यूज माई कार्ड, बिकॉज उसमें वो चेंज वेंज लेने वाला और एग्जैक्ट अमाउंट भी चार्ज होती है और चेंज वेंज लेने वाला मसला भी हल हो जाता है। और जस्ट पुट कॉइंस इन वैसे आप थैला एंड जस्ट गिव इट अवे। अच्छा जी, अगर आपने कहा आगे बढ़े तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे के हाथों कत्ल होने वाली उसकी बीवी सारा इनाम के कत्ल केस में पेशरफ सामने आई है और पुलिस ने अहम किरदारों को तफ्तीश में शामिल कर लिया है। मुलजिम शाहनवाज और मकतूला सारा के निकाह ख्वाह मौलवी गुलाम मुर्तज़ा, निकाह के गवाहान और उनको भी बिल्कुल उनको शामिल तफ्तीश जो है वो कर लिया गया। वाक़ई के अहम किरदार जो हैं वो मुलजिम शाहनवाज के मामू आलमगीर शाह को भी शामिल कर लिया। इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं जो कि हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, क्या ताज़ा तरीन है आपके पास और ये केस किस तरह आगे बढ़ रहा है, ज़रा कुछ डिटेल्स दीजिए। जी हुमा, बिल्कुल इस केस के हवाले से अब जैसे तो पहले बता दूं कि कल 4 रोज़ा रिमांड जो है दोबारा शाहनवाज का पुलिस को मिल चुका है। इस केस के अंदर हम बड़ी डिटेल में गए हैं। कल मैं उस इलाके में भी गया हूँ चकवाल, जहाँ से इनका ताल्लुक रहमानिया मोहल्ला, जहाँ पर ये अयाज अमीर साहब का भाई घर है। ये थोड़ा सा डिटेल क्योंकि पहले भी आ रही थी तो हम चाह रहे थे कि थोड़ी सी मजीद डिटेल हम आपको दे दें। इसमें अब मजीद कुछ किरदार सामने आए हैं। एक तो 18 जुलाई को जो निकाह हुआ था, जिस मस्जिद में ये निकाह हुआ, मक्की मस्जिद है, रहमानिया मोहल्ला है चकवाल के शहर का, उसके गुलाम मुर्तज़ा जो मौलवी थे जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया तो उनको शामिल तफ्तीश किया। फिर ये पूरा निकाह का अरेंजमेंट और जो गवाहान का अरेंजमेंट किसने किया, मोतबर शाह जो शाहनवाज का फैमिली फ्रेंड है,
वहाँ पर एक सफ़ेद पोश आदमी समझा जाता है, यानी इनका वो जो पंजाबी में कहते हैं ना अपने इलाके का एक खड़पैंच जिसको कहा जाता है, जो हर चीज़ में बड़ा आगे आगे होता है, उस बंदे ने सारा ये अरेंजमेंट किया। उसमें एक सजाद और एक बाबर, ये दो उसमें मजीद मुतबर शाह के साथ गवाहान थे। इन्होंने वहाँ पर जो है वो निकाह का अरेंजमेंट किया और सारा को उसी घर में रखा, अयाज अमीर का जो आबाई घर है वहाँ पर रखा, और दौरान इसी गुलाम मुर्तज़ा जो मौलवी साहब है इन्होंने ये निकाह पढ़ाया। और मौलवी साहब से जब पूछा गया कि आपने, तो उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं था, मुतबर शाह ने मुझे कहा निकाह पढ़ाना है और अयाज अमीर साहब इतने मशहूर आदमी है, उनके बेटा है तो निकाह पढ़ाना चाहिए, इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं। और लड़की भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, मैंने लड़की से बात भी की थी। खैर उसके बाद फिर ये शादी होती है और तकरीबन 3 दिन बाद सारा वापस चली जाती है। तकरीबन 3 से 4 दिन बाद फिर सारा वापस आती है और जो मुलजिम है शाहनवाज, वो सारा को कुछ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बताता है कि क्यों ना पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट की जाए। और क्योंकि सारा के पास पैसे थे, एक अच्छी तनख्वाह भी थी उसकी, और इसको उस मुलजिम को पता भी था कि सारा की जो वेल्थ है बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक है, तो वो इसको जो है एक प्रॉपर्टी डीलर उस्मान से मिलवाता है और उस्मान इन दोनों को लेके मरी चला जाता है। मरी में ये एक अपार्टमेंट देखते हैं और ये सारा को कन्विंस करते हैं कि ये बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है, अगर हम इसको खरीदेंगे तो इसकी इनकम बड़ी ज़बरदस्त आएगी और रेंट आउट होगा और सीजनल, और ये वो जो भी कहानियां उन्होंने उस वक्त डालनी थी, उस वक्त 50,000 रुपया सारा अपने अकाउंट से जो है वो उस्मान को ट्रांसफर करती है। और जब उस्मान भी इस खेल का हिस्सा बन गया तो जब देखा शाहनवाज और उस्मान की आपस में गुफ्तगू थी, तो ये उस्मान साहब जो है उसी शाम को उसी फार्म हाउस पे जहाँ पर मर्डर हुआ है मकतूला सारा को 4 से 7-8 बंदे लेके मजीद आ गए और कहा जी कि ये बड़ा अर्जेंट है और जल्दी करें, ये बिक जाएगा और अगर अभी हमने ना खरीदा तो ये कोई और ले लेगा और बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो सारा ने जब सब चीजें देखी तो घबरा सी गई। खैर उस वक्त उन्होंने उनको कहा जी कि लेट मी थिंक, मुझे कुछ सोचने का वक्त है। और अगले दिन सुबह उन्होंने अयाज अमीर साहब को टेलीफोन करके ये सारा वाकया बताया कि इस तरीके से शाहनवाज मुझे लेके गया था मरी और ये सारे लोग आए, क्योंकि इतना पैनिक क्रिएट हो गया कि वो घबरा गई और 2 दिन बाद ही वो वापस चली गई। फिर अगस्त में सारा वापस आई और फिर इसी तरीके से, क्योंकि ये बड़ा शातिर था ये शाहनवाज और इसको मालूम था कि इससे किसी न किसी तरीके से सारा से पैसे बटोरने हैं, तो फिर इसने कहा कि एक गाड़ी खरीदी जाएगी, क्योंकि जब आप यहाँ आएंगी तो एक आपके लेवल की एक स्टैंडर्ड की गाड़ी होनी चाहिए। तो इन्होंने एक गाड़ी दिखाई जो कि एक और शामिल तफ्तीश मुलज़िम था हारून तारड़, उसको इन्होंने शामिल तफ्तीश किया। उस हारून तारड़ की गाड़ी इन्होंने दिखाई, वो फार्म हाउस पे ला के गाड़ी दिखाई और गाड़ी दिखाने के बाद जब सौदा हुआ 28 लाख रुपए पे, तो फिर जब पैसे देने की बारी आई तो सारा ने कहा मेरे पास तो दरम है, मेरे पास तो पाकिस्तानी कैश नहीं है। तो जिस पर हारून ने कहा जी कि मुझे तो पाकिस्तानी कैश चाहिए। बार हारून गाड़ी लेके वापस जाता है, जिससे थोड़ा सा माहौल अपसेट भी हो जाता है। शाहनवाज थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करता है कि जी गाड़ी लेनी चाहिए थी, क्यों मिस होगी। बहरहाल फिर 70,000 दरम जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक सारा इस मुलजिम को दे के वापस चली जाती है। इस दौरान फिर ये 70,000 दरम जो है वो अपने मामू आलमगीर शाह, जिसको शामिल तफ्तीश किया पुलिस ने, जो मामू है शाहनवाज मुलजिम का, उसको देता है और उससे उसके एवज पाकिस्तानी कैश ले लेता है। 28 लाख रुपया उस गाड़ी का हारून तारड़ रसूल करता है और गाड़ी इनके हवाले करता है और तमाम उस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक तमाम चीजें अपने नाम की ले लेता है। जबकि ये वहां पे डिसाइडेड था एज पर हारून तारड़ की स्टेटमेंट का कि ये गाड़ी जो है ये सारा के नाम पे ट्रांसफर होगी, जिसपे हारून तारड़ ने पुलिस को ये भी बयान दिया है कि मुझे ये कहा गया था कि ये सारा के नाम पे ट्रांसफर होगी, क्योंकि सारा यहाँ नहीं थी। तो शाहनवाज ने कहा क्योंकि वो वहाँ नहीं आ सकती, उसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, कार्ड नहीं है, उसके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, बड़ा मसला होगा, तो ये मेरे नाम की आप बायोमेट्रिक दे दे। तो उसने तमाम कागज अपने नाम पे लेके उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया। इन द मीन टाइम फिर इस दौरान अगस्त के महीने में यही शाहनवाज मुलजिम जो है ये हीले बहानों से पैसे मंगवाता रहा कि जी वो चकवाल में मस्जिद बन रही है, 2 लाख भेज दो, वहाँ पर एक मदरसा है, गरीबों को पैसे चाहिए 2.5 लाख भेज दो, अच्छा हमने इधर एक गरीबों को राशन देना है 50,000 भेज दो। हीले बहानों से मुख्तलिफ तरीकों से वो पैसे मंगवाता था। अच्छा यार, इसी पॉइंट पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब इतने बड़े बाप का बेटा, एक फार्म हाउस है, मतलब आपको पता ही है इनके वालिद साहब की भी अच्छी खासी सोर्स ऑफ इनकम होगी और इनकम होगी, मतलब ये पता नहीं कहना चाहिए नहीं, ये बिल्कुल इतना कंगला था ये कि 50,000 और लाख रुपए भी अपनी बीवी से मंगा रहे हैं। साथ साथ ये भी बता दें अयाज कि ये शाहनवाज का अपना कारोबार क्या था, ये खुद क्या करते थे एक्सेप्ट फॉर जो ये कर रहे थे? अब्दुल्ला, एक तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, फार्म हाउस जो है ये अयाज अमीर साहब का नहीं है, ये हफीज पीरजादा साहब जो वफाकी वजीर थे, ये उनका फार्म हाउस है। और ये जो इनकी बेगम थी समीना पीरजादा, ये एक्स वाइफ है अयाज अमीर की और अब ये बेवा है हफीज पीरजादा की, क्योंकि ये नकम्मा है। हाँ, ये नकम्मा है, कोई काम काज करता नहीं है। वहाँ पर एक चकवाल में एक बकवाल मार्केट है,
बगवाल मीर जो है, बगवाल इनका गांव का नाम है और मीर इसके दादा का नाम था, यानी अयाज अमीर के वालिद का। तो इनकी जो दादे के नाम पर, शाहनवाज के दादे के नाम पर एक छोटी सी मार्केट है, उसकी जो किराए आते हैं वो शाहनवाज साहब जो है उस पर अयाशिया करते हैं। लेकिन क्योंकि अयाशी इतनी ज्यादा है, वो किराए कम है, चकवाल शहर भी छोटा है, आपको पता है, इतने ज्यादा उसकी इनकम नहीं है, तो वो फिर हाँ, तो फिर उस तरीके से अपनी अयाशी जो है उस तरीके से ये करता है। अच्छा, जो लड़ाई का पॉइंट क्या बना? लड़ाई का पॉइंट ये बना क्योंकि हमने पहले इसको रिपोर्ट किया कि सारा ने शादी के मुतालिक अपने पेरेंट्स को इत्मीनान में नहीं लिया था या नहीं बताया था। तो जब शादी हुई तो फिर इसको सारा चीज़ों, तमाम चीज़ों को सेटल करना चाह रही थी कि यार अब कर लिया जाए। तो फिर सारा ने अपने पेरेंट्स से बात की, पहले तो थोड़ा सा उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि नहीं करना चाहिए, बहरहाल फिर पेरेंट्स होते हैं वो राजी हो गए, उन्होंने कहा जी मुझे उस फैमिली से बात करनी है। तो शाहनवाज ने जो है वो उसके अम्मी से टेलीफोन पे बात की माफ कीजिएगा। तो फिर क्योंकि मौसूफ जो हैं ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आप सुन ही चुके हैं कि किस कैलिबर के आदमी हैं, इन्होंने उसकी अम्मी के साथ बदतमीजी की और बड़े एरोगेंट तरीके से बात की और बड़े ही बदअखलाकी तरीके से उन्होंने बात की, जिस पर उनकी सारा की जो अम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर परेशान भी हुई और हैरान भी हुई कि मेरी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी काबिल, इतनी ज़बरदस्त मेरी बच्ची और किस जाहिल के हाथ में मेरी बच्ची जो है वो चली गई है, जिस पर थोड़ा सा गिला जो है वो सारा से किया गया। तो सारा ने फिर उसकी नाराजगी का इजहार शाहनवाज से किया कि आपको मेरी अम्मी से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा यार, हम आपको इधर ही रोक रहे हैं, इधर ही रोक रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ लॉट टू टेक इन। एक तो हम इस सारी इंफॉर्मेशन जो आपने दी और हमारे व्यूअर्स से भी सुनी है, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क अयाज जो आपने किया इसके। बहुत शुक्रिया अयाज, थैंक यू सो मच, आपने हमें ये सारी डिटेल्स दी। मतलब इट बेग्स सो मेनी क्वेश्चंस, इतने रेड फ्लैग्स ऑलरेडी नजर आ गए हैं, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के सारा हुआ है, जिसने शाहनवाज ने कबूल भी कर लिया कि मैंने ही कत्ल किया। ये अगेन हमें याद आ रहा है नूर मुकद्दम वाले केस का, और इसको भी इतना ज़्यादा लटकना नहीं चाहिए। आपको बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकारा और अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली ने दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद अपना एक तजुर्बा जो है और तस्वीरें कुछ शेयर करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान की 33% 33% ज़मीन ज़ेर आब है, अंडर वाटर है, और सैलाब से अब तक 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हो चुके हैं और 6 करोड़ को हंगामी बुनियाद पर इंसानी इमदाद की अशद ज़रूरत है। और एंजेलिना जोली ने दुनिया को खबरदार किया कि पाकिस्तान में सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के बारे में जायजा लें, स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें। जोली को पता है कि पाकिस्तान की 33% ज़मीन ज़ेर आब है, लेकिन नहीं पता तो बाज़ सियासी लीडरों को नहीं पता। हम एक्चुअली ज़रा उसी में गुम थे, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें सारी खबर दी है, जिसकी डिटेल दी है सारा इनाम और शाहनवाज अयाज अमीर के जो कत्ल किया है सारा को। तो हम थोड़े से शॉक्ड हैं कि ये किस तरह होता चला जा रहा है। मतलब इस एक कहानी से, इस एक इंसिडेंट से हमें पिछले सारे इंसिडेंट्स जो इतने पुराने भी नहीं हैं वो सारे याद आ गए। फौरी तौर पर इनको सजाएं नहीं मिलेंगी तो ऐसा होता रहेगा। कोई डिटरेंस क्रिएट करें, फास्ट ट्रायल होना चाहिए। सो इन केसेस को मंतकी अंजाम तक जल्दी पहुंचना चाहिए। मतलब बूढ़े माँ बाप है ना, चाहे नूर मुकद्दम के देख लें या चाहे इस खातून के देख लें, कितना जी लेंगे? 200 साल तो उम्र नहीं होती यहाँ पे किसी की। मतलब उनकी आंखों के सामने तो उनके बच्चियों के कत्ल का हिसाब कर दें, जस्टिस, कुछ तो उनको दिल में सुकून मिले कि कुछ तो हुआ। तो ये बहुत स्पीडीली ये चीज़ें होने की बहुत ज़रूरत है। और हम मतलब इसके बारे में, बच्चों के कत्ल का हिसाब तो बूढ़े माँ बाप की ज़िंदगी में तो कर दें, ये तो रूल होना चाहिए कम से कम। सो अनफेयर। और इसमें कोई बातें जो आ जाती हैं ना कि शादी क्यों की है ना, फॉरगेट एवरीथिंग। द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज कि इन आदमियों ने अपनी बीवियों को या अपनी साथियों को कत्ल किया है और उसके बाद एडमिट भी किया है, तो कैसे फिर उनको छोड़ा जा सकता है? Anyway, अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्रिकेट की बात करेंगे। आज आपको पता है 6 T20 है। वैसे मुझे बताएं, ठीक है हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी स्ट्रैटेजी डिटरमिन हो गई है कि हमने वर्ल्ड कप में किस टीम के साथ जाना है, कौन बॉलर्स होंगे, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आकर खेलेगा? सो वो नहीं समझ में आ रहा। अभी T20 सीरीज जीतने का सुनहरी मौका लिया पाकिस्तान आज इंग्लैंड से दोबारा से 2-2 हाथ करेगा। टीम तो अनाउंस होगी और रिजर्व खिलाड़ी भी अनाउंस हो चुके हैं, मतलब नंबर एंड ऑल दैट आपको पता है, लेकिन एक मौका और है हमारे पास तब्दील करने का ना। सो पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है तो सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर लेगा। दिलचस्प बात यह कि आज आखिरी T20 है और आपको पता ही है जो पुराने रूल्स के साथ खेला जाएगा, क्योंकि कल से T20 के नए कवायद और ज़वाबित लागू होने वाले हैं। पाकिस्तान के लिए 17 साल बाद होने वाली ये सीरीज़ जीतना अपनी जगह सर्टनली कारनामा है,
लेकिन ये भी हकीकत है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज़ इतनी तवील इसलिए रखी गई थी, अब हमें पता चल रहा है क्यों, कि वर्ल्ड जो है T20 से पहले दोनों टीमें अच्छी तरह अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आजमा लें। दोनों टीमों के लिए फ़ायदा ही होगा ये। और इंग्लैंड तो बज़ाहिर पूरे प्लान से आई थी कि किसको कब खिलाना है और कब आराम देना है, और शुरू से हम ये बातें कर रहे थे, बहुत से प्लेयर्स इनके ऑलरेडी हो गए थे कि हम आखिरी खेलेंगे दो, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई ख़ास काम नहीं किया। और मोहम्मद हारिस जो रिजवान के बैकअप के तौर पर बेंच पर मौजूद हैं, उन्हें अब तक मौका नहीं दिया गया, तो लिहाजा उनका अगर कोई ट्रायल होना था तो वो अभी तक हुआ नहीं है। बिलाशुबा रिजवान अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन इंजरी का कोई आपको पता है भरोसा नहीं है। और जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, इट हैज़ स्टार्टेड शोइंग दैट ही हैज़ टू मच ऑन हिज प्लेट, और ऐसे में मोहम्मद हारिस को आजमा लिया जाता तो शायद अच्छा ही हो जाता। इसी तरह अबरार अहमद भी टीम के साथ हैं, मगर उन्हें मौका नहीं दिया गया। हारिस रऊफ जो पेस अटैक को लीड करते हैं, उन्हें लगातार मैचेस खिलाए जा रहे हैं। खुदा न खास्ता आपको पता है इंजरी का सबब भी हो सकता है लगा। फास्ट बॉलर्स आप दे वेरी फ्रैजाइल। मोहम्मद रिजवान रनिंग के दौरान बाज़ औक़ात मुश्किल में नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें भी मुसलसल खिलाया जा रहा है या वो खुद खेल रहे हैं। 5 मैच गुजरने के बावजूद मिडल ऑर्डर का मसला हमारा बदस्तूर मौजूद है। आज के मैच में तब्दीलियों का बेहतरीन मौका है, क्योंकि हारने की सूरत में वैसे इतवार को मैच में नए खिलाड़ियों की शिरकत का रिस्क नहीं लिया जा सकता। सो आई वंडर कि आज रिस्क लेना चाहिए, इतवार को लेना चाहिए। टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आकिब भाई, अब पाकिस्तान आज इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ का अहम तरीन मैच खेलने जा रहा है। 5 मैचेस के बाद हमारे मिडल ऑर्डर का मसला वैसे का वैसा ही है। अब आज जीतना है तो कोई तब्दीली लाएं या इसी तरह खेलें, सजेस्ट करें प्लीज़ कुछ। देखिए, इसमें आप कितनी और चेंजेस करेंगे, जो भी आपका स्क्वाड है इसमें यही पोटेंशियल है जो कि मैं समझता हूँ कि नॉट अप टू द मार्क। आप हैदर को निकालते हैं, खुशदिल को ले आते हैं, खुशदिल को निकालते हैं, हैदर को ले आते हैं। यही आपके पास सब ऑप्शंस हैं, क्योंकि बेंच पे जो बैठे हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं, जो खेल रहे हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं। 2 लोगों को बैटिंग करनी आ रही है, बाकी तो सारे सिर्फ अली ने जो कि हद मचा दी लास्ट मैच में, वैसे खेल रहे थे जैसे आखिरी ओवर खेल रहे हैं, हालांकि 8 ओवर बाकी थे। तो ये अब वर्ल्ड कप के लिए सोचे कि चेंज क्या करनी है। अब इनको चेंज भी कर लेंगे, दूसरे को ले आएंगे, फिर कुछ दिन को ले आएंगे, तो इसका कोई हल नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताएं कि ये सीरीज़ अपनी जगह तो ऑब्वियसली बहुत अहम है, लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप की तैयारी का एक प्लेटफॉर्म भी है, और इसके बारे में बार बार बात हो भी रही थी और कहा भी यही चाह रहा था। तो अगर तैयारी वर्ल्ड कप की है तो हमें कुछ लोगों को रेस्ट नहीं कराना चाहिए था, कुछ बेंच को आजमाना चाहिए था, मतलब ये सारे मिक्स मैच होना चाहिए था, तो ऐसा हमें होता नज़र नहीं आया। देखिए, इंग्लैंड वाले असल में तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, क्योंकि वो पहले वुड को नहीं खिलाया, फिर उसको वापस लेकर आए, एक मैच खिलाया, इज डन वेल, और उसको फिर रेस्ट करा के फिर अगला मैच खिलाया। हमें हर वक्त हर सीरीज़ जो है वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान लड़ी और खेली जाती है, क्योंकि हारिस है जैसे भी उसको हमने 5 मैच लगातार खिला दिए हैं, ये जानते हुए भी कि नसीम को भी थोड़े से इश्यूज़ हैं, फिर शाहीन का मसला चल रहा है। तो जो एक बच्चा है उसको भी वर्ल्ड कप से पहले कोई खुदा न खास्ता कोई इंजरी ना करा लें। सो आई थिंक कि थोड़ी सी रोटेशन पॉलिसी इनको भी लानी चाहिए, और आपके जो मेन बॉलर्स होते हैं उनको इन सीरीज़ में आजमाना चाहिए दूसरों को भी, और उनको तरीके के साथ, जिस तरह वो मार्क वुड को इंग्लैंड वाले सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं हो रही, ट्रायल्स हो रहे हैं, और इसमें खासे लोग अभी तक बुरी तरह फेल हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये टीम जो है वर्ल्ड कप की ये चेंज होगी। अच्छा जी, एक और भी बात, बल्कि मेरा ख्याल है कि है तो पूछ ही लें, क्या ख्याल है? अच्छा, उधर आपको पता है जसमीत बुमराह के हवाले से भी इंडिया से खबरें आ रही हैं। अब क्या इंडिया अभी भी फेवरेट टीमों में से एक रहेगी, या उनको बड़ा सेटबैक तो बहुत बड़ा है वैसे आखिर? देखिए, इंडिया को अगर आप देखें तो बुमराह उनके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए है, और ये 2 उस पूरे वर्ल्ड कप के 2 बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। तो डेफिनेटली इंडिया जडेजा के बगैर और बुमराह के बगैर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी
थी इनके साथ अगर ये दोनों अवेलेबल होते, क्योंकि देखिए टूर्नामेंट जो है ना वो आपको आपकी बॉलिंग जताती है। बैटिंग में बीच में आप 1-2 मैचेस बैट्समैन जता सकते हैं, बट टूर्नामेंट जो होते हैं वो हमेशा आपकी जो तकड़ी बॉलिंग है वो जताती है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका आकिब भाई। लेट्स सी क्या होता है। वैसे किसी भी टीम को मैं कहता हूँ कोई हो ना हो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और इंडिया तो वैसे ही कमज़ोर टीम नहीं है। अच्छा, हम नए रूल्स की बात कर रहे थे जिसके तहत आज का मैच पुराने रूल्स पे ही खेला जाएगा। आज का तो पुराने रूल्स पे ही होगा, लेकिन जो संडे का मैच होगा ना, जो लास्ट मैच ऑफ दिस सीरीज है, वो नए रूल्स पे होगा। 7 नए रूल्स हैं और ये पेपर हमारे पास आ गया है। तो फिर पहला रूल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और पहला रूल नंबर 1 ये है कि बैटर के कैच आउट होने के बाद नया खिलाड़ी ही आउट होने वाले खिलाड़ी की जगह लेगा। नॉन स्ट्राइकर क्रॉस करके नहीं खेल पाएगा, वरना तो होता इसी तरह था ना कि दूसरा उसकी जगह आ जाएगा और नया जो है वो नॉन स्ट्राइकर हो जाएगा। लेकिन नहीं, जो नया खिलाड़ी होगा वो आउट होने वाले खिलाड़ी की जगह लेगा। रूल नंबर 2, कोई भी बॉलर, एडवांटेज फिर वो होता था, क्रॉसिंग हो जाती थी तो दूसरा भी अच्छा ही खेल रहा होता था, अब नहीं होता। नंबर 2, कोई भी बॉलर या फील्डर गेंद को चमकाने के लिए थूक नहीं लगा सकेगा। कोरोना के दिनों से इन प्रैक्टिस है, लेकिन अब इसे बाज़ाब्ता रूल बना दिया गया है। 3 ये है कि वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में नए आने वाले बैटर को 2 मिनट में बैटिंग के लिए पहुंचना होता है। T20 में दौरानिया जो है वो 90 सेकंड्स तक होगा, और अगर नया बैटर मुकर्ररा वक्त से लेट हो गया तो फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान उसे टाइम आउट कानून के तहत आउट करने का मजाज होगा, तो लिहाजा 1.5 मिनट में पहुंचो। हाँ, नहीं तो फिर टाइम आउट और आउट, आपकी विकेट गिर गई। बड़ा टफ भी हो सकता है बाज़ लोगों के लिए ये। नंबर 4, बैटर पिच के बाहर जाकर शॉट खेलेगा तो डेड बॉल करार दिया जाएगा, और पिच से बाहर करने वाली गेंद को नो बॉल करार दिया जाएगा। समझ आई? सो अगर बैटर पिच से बाहर जाकर खेलेगा तो डेड बॉल, और पिच से बाहर जो जाएगी गेंद वो होगी नो बॉल। ये भी सुन ले। 5वां जो रूल है, बॉलर के गेंद करवाते वक्त फील्डर की गैर जरूरी नकलो हरकत पर अंपायर बैटिंग टीम को 5 रन की पेनल्टी देगा। तो लिहाजा कोई डांस डूंस की जरूरत है, मतलब गिव योर अटेंशन देयर, वरना 5 रन गए। अच्छा जी, नंबर 6, नॉन स्ट्राइकर यानी बॉलिंग साइड पर खड़े हुए बैटर को रन आउट किया जाना बाकायदा रन आउट माना जाएगा। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसमें वो भी शामिल है कि आप एक्शन कराते कराते रुक जाएं और फिर पीछे से बेल उड़ा दें। वो जो अभी इंडियन प्लेयर ने किया था वो मैनकट भी शामिल है। तो मैनकट ही है ना। अब मेरा ख्याल है कि इसको तय कर दिया है इन्होंने कि दिस इज गोइंग टू बी एन आउट, सो यू बेटर स्टे। आई एम सो ग्लैड बाय द वे कि ये रूल बना है, क्योंकि ये बहुत चीटिंग के जुमरे में आनी चाहिए बात। एनीवे जी, लास्ट रूल ये है, यू बेटर स्टे इन लाइन, ये हो गया था। अच्छा, लास्ट रूल ये है कि बॉलर गेंद करवाने से पहले क्रीज से निकलने वाले बैटर की जानिब अगर गेंद फेंकेगा तो उसे डेड बॉल कहा जाएगा। ये भी ठीक है वैसे तो, ओके, ये भी अलाउड हो गया। सो दीज आर द न्यू रूल्स, और इन न्यू रूल्स के तहत संडे वाला मैच जो होगा ना पाकिस्तान इंग्लैंड का, वो खेला जाएगा, आज वाला नहीं। वैसे ये रूल्स फेयर हैं, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, अच्छे लग रहे हैं हमें, आगे चलें। जैसे कि हम मतलब जैसे वी वर द अप्रूविंग बॉडी कि हम ही को तो कहना था कि इट्स ओके, यू कैन डू दिस। हमको तो अच्छे लगना जरूरी था, लेकिन हमने भी अपनी अप्रूवल दे दी, इट्स ओके। अच्छा जी, मूविंग ऑन, और ज़रा सैलाब ज़दगान की बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत मदद की ज़रूरत है। मतलब हमारे कुछ साथी हैं जियो में जो कि कल एक हेली राइड पे जायज़ा लेके आए हैं और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट किया, और जो वो बता रहे हैं इट्स अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। मुल्क में सैलाब के बाद आप एंजेलिना जोली की बात सुन रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि 3.5 करोड़ ऑलमोस्ट लोग मुतासिर हैं, 33% हिस्सा मुल्क का पानी में डूबा हुआ है। तो लेकिन फिर भी हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। अच्छा, जिस पैमाने पर तबाही फैली है ना, उससे निपटना अकेला हुकूमत के बस में बिल्कुल नहीं है। मतलब ये तो, इस बात से तो आप समझौता कर लें, और इसलिए फलाही इदारे भी आगे आगे नज़र आ रहे हैं, और उनमें शाहिद आफरीदी फाउंडेशन भी है जो माजी करीब में कोरोना के मुश्किल वक्त में लोगों की दिल खोल कर मदद भी करते रहा है ये ट्रस्ट, और अब सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की ज़रूरियात पूरी करने में मसरूफ़ है। और इसके अलावा शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने सैलाब ज़दगान की बहाली के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी तैयार किए हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तफसील जानते हैं। ट्रस्टी हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के लेजेंडरी स्क्वॉश प्लेयर जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बड़ा फिलांथ्रपी का काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपका आपने वक्त दिया। हम आपसे सर्टनली ये जानना चाहेंगे कि अब शाहिद आफरीदी फाउंडेशन इतना बड़ा नेटवर्क है, और कोरोना के मुश्किल वक्त में भी हमने देखा है कि किस तरह आप लोग खिदमत में आगे आगे रहे। इस बार सैलाब ने तबाही मचाई है और बहुत बड़े पैमाने पर मचाई है, तो ज़रूरियात लोगों की पूरा करने के लिए आप, आपके साथी शाहिद आफरीदी फाउंडेशन
क्या कुछ कर पाई है अब तक? जी देखें, ये वैसे तो बहुत बड़ी आफत आई है और आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन, हमारी जो इमरजेंसी रिलीफ टीम है जिन्होंने इस काम को शुरू किया है जून के अंदर, और हमने पहले काम शुरू किया था बलूचिस्तान के इलाकों में। और टू बी ऑनेस्ट उस वक्त ये मैं कह सकता हूँ कि जो तकरीबन 6000 फैमिलीज़ को हमने एक किस्म से सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जिसमें राशन भी है, जिसमें टेंट्स भी है, मेडिकल कैंप लगाए हैं जहाँ पे दवाइयाँ भी फ्राहम कर रहे हैं, और साथ साथ में जो चीज़ें फॉर एग्जांपल जैसे टेंट्स की ज़रूरत थी, टेंट पहुँचाए हैं। फिर इसके अलावा दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, और भी जो चीज़ें जो नीड थी उसको हमने इन फैमिली तक पहुँचाई हैं। मगर अभी भी मैं कह सकता हूँ कि जितना भी काम किया है बहुत थोड़ा है और अभी भी इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़बरदस्त। अच्छा जहांगीर खान साहब, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत सा और भी होना है। तबाही पूरे मुल्क में हुई है जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वी अंडरस्टैंड दैट। लोगों के ज़रिए माश जो है उसको नुकसान होने से ग़िज़ाई किल्लत और गुर्बत में इजाफा हुआ है, ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है। और ऐसे में आपकी फाउंडेशन शुरू दिन से मुतासरीन के लिए काम कर रही है, तो इस सिलसिले में आवाम आपकी क्या मदद कर सकती है ताकि आपका काम जो है वो चलता भी रहे और तेज़ हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑब्वियसली डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी पार्टिसिपेशन है और अभी भी हमें उनकी पार्टिसिपेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। साथ साथ में जिस तरह के हमारे साथ जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की पार्टनरशिप में हम लोगों के साथ काम करें, चाहे वो मुल्क के अंदर है या इंटरनेशनली जगहों पर हैं और वो हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी भी इसकी वजह से हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर रहे हैं। मगर अभी भी इस काम की और भी बहुत ज़रूरत है। और इसमें ख़ास तौर पे मैं फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी जगह हम पहुँच नहीं सकते थे, जो उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की और हमने उनके ज़रिए उन जगहों तक पहुँच सके जहाँ पे हमारी ये बहुत बड़ी नीड थी। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी डोनर्स हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि किस अंदाज में देना चाहिए, मैं कहता हूँ ऑल काइंड ऑफ डोनेशन वी नीड। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों की इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, लेकिन हालात भी मामूल पर आने में भी सर्टनली बहुत वक्त लगेगा। आपके फाउंडेशन ने मुतासरीन की बहाली के लिए कुछ सोचा, एज इन to rebuild their houses, to help them go back to their homes, restart their lives? इस पे कुछ है आप लोगों का काम? हमारी अभी भी ये कोशिश है कि एक गांव लेके उनको उसी जगह पे उनके लिए नई मतलब घर बना के दें, उनके किचन, उनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको मुहैया करें और उनको अपनी जगह पे दोबारा खड़े होने की वो सलाहियत दें कि जहाँ पे वो पहले हुआ करते थे। और ये काम कुछ छोटा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस काम के लिए हम सबको, गवर्नमेंट भी शायद वो काम नहीं कर सकेगी, जो हम सब मिल के, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मिलकर और अपने अपने इलाकों को अडॉप्ट कर ले और उस इलाकों को अडॉप्ट करने के साथ साथ उस जगह को आप पूरा कर सकते हैं जब आपके इलाके खुद आप मॉनिटर कर रहे हो और उन जगहों पे घर बना के देंगे। और ये प्रोसेस मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो वेदर चेंज हो रहा है, अभी हार्श वेदर भी आ रहा है, ठंड भी आने वाली है और बहुत से लोग जो हैं बेघर हैं, उनको ये फराहम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आसान तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब हमसे बात करने का, एंड फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। और इसी तरह हम लोगों को अर्ज करेंगे, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत से ट्रस्ट हैं जो काम कर रहे हैं और उनका काम इसी तरह चलता रहेगा अगर हमारी डोनेशंस जो हैं वो भी चलती कोई भी इदारा हो अपने तक तो कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग उसमें शामिल ना हो, लोग उसमें हाथ ना हर किसी को मिलके ही करना होगा और खुद जाके अगर नहीं कर सकते तो इनके। और हम दोबारा ये अर्ज करेंगे आपको कि सदकात वगैरह तो चले देते हैं, वैसे भी मदद करते हैं, लेकिन ज़कात भी लोगों ने यूजुअली ना पेंडिंग रखी हुई होती है, रमजान में निकालेंगे सारी। इन्हीं मौकों के लिए यही मौका है कि आप अपनी ज़कात में से भी जितना मैक्सिमम स्पेंड कर सकते हैं करें इन मौकों पर। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट सौका। अच्छा, अब आप पूछ रहे होंगे कि सौका क्या हो? हाँ नहीं, बिल्कुल ये चलो जी, मतलब ये एक फॉर्म ऑफ फुटबॉल है और आज हमारे गेस्ट भी हैं, इसके बारे में बताएंगे। फुटबॉल क्रेजी है पूरी दुनिया और पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली आपको पता है कि फुटबॉल का एक क्रेज़ है और टैलेंट भी माशाल्लाह हमारे पास बहुत है। और हाल ही में हंगरी में होने वाले सॉका वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की शिरकत ने सबको हैरान कर दिया था और नए तर्ज की फुटबॉल में पाकिस्तानी टीम जो है
को बड़ी कामयाबी भी हासिल इंशाल्लाह हमें लग रहा है कि होती जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हो रही है, हमारे प्लेयर्स हैं उसमें। We can't compete with the rest of the world at this stage, जहाँ पे अभी भी हमारी वो लेवल नहीं है। But we are making inroads. हाँ, we are making certainly inroads. हम यूरोपियन फुटबॉल के लेवल की तो छोड़ दें, हम मिडिल ईस्टर्न अगर फुटबॉल की बात कर लें तो वो भी मतलब आपने देखा ही होगा कि किस तरह का क्रेज़ है आवाम। जिस तरह हमारा क्रिकेट का क्रेज़ है, उसी तरह मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में फुटबॉल का, अरब कंट्रीज़ में फुटबॉल का क्रेज़ है। और आज जियो पाकिस्तान में हमने दावत दी है पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करने वाले 2 अहम मेंबर्स को, आसिफ मिराज जो कि टीम मैनेजर हैं और सैयद शाहबल अली जो कि खेल के आए हैं। इससे पहले भी एक सॉकर वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ये दूसरा था जहाँ इन्होंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की है। और 6 साइड ये बाय द वे खेल होता है। अच्छा, हम आप लोगों से कहेंगे कि आप भी सामने देखें और हम भी सामने देख के फिर बात करेंगे। अच्छा, हाँ, आपका वो कैमरा है। अच्छा, सबसे पहले आसिफ से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप हमें सॉका के रूल्स जो हैं वो ज़रूर बता दें, ब्रीफली बता दें, ताकि लोगों को ये डिफरेंस फुटबॉल और सॉका का पता चल जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने हमें इन्वाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली ये 3rd वर्ल्ड कप था जिसमें लेजी लीग्स एंड वर्ल्ड ग्रुप और कोयटा ग्लैडिएटर ने मिल के जो है वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करवाई इस वर्ल्ड कप में, इंटरनेशनल सॉका फेडरेशन की अम्ब्रेला में, जो ये वर्ल्ड कप हुआ हंगरी बुडापेस्ट में। और ये 3rd वर्ल्ड कप था। इससे पहले जो है 2018 में लिस्बन पोर्चुगल में हुआ था पहला वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हुई थी। उसके बाद 2019 में हुआ था ग्रीस में और वहाँ पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हुई थी। उसके बाद फिर जो ये कोविड का एक पीरियड आ गया था उसमें चूँकि पूरी दुनिया ही एक साइलेंट मोड पर चली गई थी तो मैचेस नहीं हो सके थे। अब जो है 2022 में दोबारा से पाकिस्तान का परचम हमने हंगरी के शहर बुडापेस्ट में लहराया। नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस रही और बहुत अच्छा टीम ने परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 वर्ल्ड कप जो हुए थे। और ये एक बहुत बड़ी एफर्ट थी, बहुत बड़ी बेसिकली हमारे लिए एक अचीवमेंट है। हमने मोरक्को को वार्म अप मैच में 7-2 डिफीट किया। वंडरफुल। अच्छा, इसमें टाइम भी बड़ा कम होता है, 90 मिनट्स नहीं 40 मिनट्स होते हैं। 6 साइड का ये गेम होता है। शाबल से मजीद जाने के शाबल, हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस सो फार? मतलब हर वर्ल्ड कप के साथ, क्योंकि आप दूसरा खेल रहे हैं, आपको लगता है कि हम आगे जा रहे हैं बहैसियत टीम, बहैसियत कौम इस खेल में? और देखें, वंस अगेन थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब आप योरसेल्फ गिव द एग्जांपल कि हमें कम्पीट करना चाहिए मिडल ईस्टर्न और अरबिक कंट्रीज से। तो अगर हम अरब कंट्रीज़ और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को देखें तो उसके हवाले से जैसे आसिफ भाई ने बताया दैट वी डिफीटेड मोरक्को इन अ वार्म अप मैच। इवन अदरवाइज जो 42 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें ओवरऑल हम 26 पोजीशन पे आए थे। एंड आई थिंक बिलो अस वर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मिडल ईस्टर्न एंड अरब कंट्रीज। सो राइट नाउ एट द मोमेंट Alhamdulillah, we were competing with the European, the South American teams. So we're on the border still, but yes, we have broken the barrier and we are sitting above at least Middle Eastern और Arab countries के हवाले से। हाँ, जहाँ पे हमारे से बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फुटबॉल का। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और आई गेस अपॉर्चुनिटीज़ और सहूलतें जिनको हम कहते हैं, पैसा तो काफ़ी है। टॉकिंग ऑफ विच, हाउ डू यू पार्टिसिपेट? मतलब ये हाउ डज दैट इवन वर्क आउट? जब इस तरह मैचेस हो रहे होते हैं, टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अम्ब्रेला जो कि आप लोगों को असेंबल करके वहाँ भेजती है, या फिर यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन? आसिफ, आप बताएं। इसमें ये है कि लेजेंड लीग्स और ट्रंकवालास ने लेजेंड लीग्स को, ये बेसिकली एक मल्टी नेशनल ब्रांड है जिसको पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया है। और 2017 में हमने इसको लॉन्च किया था जब पाकिस्तान में आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया था। कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था। इवन केविन पीटरसन लोग जो इन्होंने स्ट्रेट मना कर दिया था। उस वक्त हमने लेजेंड लीग्स को लॉन्च किया और रोनाल्डिनियो और रायन गिग्स जैसे इंटरनेशनल फुटबॉलर्स, लेजेंडरी फुटबॉलर्स को हम पाकिस्तान लेकर आए और उनको हमने यहाँ पे लोकली, हमारे जो लोकल टैलेंट है उनके साथ खिलाया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी बात थी पाकिस्तान के लिए कि इतने बड़े फुटबॉलर्स पाकिस्तान आए और उन्होंने यहाँ पे मैचेस खेले। अच्छा, व्हेन यू नो ये लीग्स होती रहती हैं तो आपको शाबिल टैलेंट जो है या आपके दीगर कंटेम्प्रेरी जो प्लेयर्स हैं जो आपके साथ जाते हैं, खेलते हैं, एक ही बैच है या फिर नए लड़के भी आ रहे हैं और टैलेंट इज़ इन पाइपलाइन? सो द वे इट हैपेंड इज़ कि जनरली हमारी लेजर लीग होती है पूरे पाकिस्तान में जिसमें से स्काउट होते हैं प्लेयर्स। सो ऑब्वियसली देयर आर अ कपल ऑफ प्लेयर्स हु आर रिटेन्ड जो पिछले वर्ल्ड कप में भी थे मेरी तरह और अभी दोबारा हुए, बट अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स डू गेट रिप्लेस्ड बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट जो बार बार ऊपर आके देखते हैं। स्काउट्स देयर इन ऑल ऑफ द मैचेस, जो भी हमारे डोमेस्टिक मैचेस होते हैं लेजर लीग के, उसमें सारे स्काउट्स मौजूद होते हैं। इफ़ दे डू फाइंड सम टैलेंट दैट दे फील डिजर्व्स अ स्पॉट तो वो रिप्लेस भी होते रहते हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में होते हैं तो इस टाइम बहुत सारे बच्चे जो है ना
या उनके वालिदैन देख रहे होंगे जिनको बड़ा क्रेज़ है फ़ुटबॉल का, तो वो इस सिस्टम में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारी कोई सिस्टम है ही नहीं फ़ुटबॉल का सिरे से लेकर। सर मैं इस पर थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 8 शहरों से शुरू किया था। उसके बाद 2018 के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद हमने इस नेटवर्क को, लेजेंड लीग्स के नेटवर्क को, जो पूरा साल लीग्स होती हैं उसका एक छोटा सा हमारी हायरार्की मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। उसमें लीग्स होती हैं पूरा साल, उसके बाद सिटी लेवल चैम्पियनशिप होती है, उसके बाद जो है उनकी रीजनल लेवल चैम्पियनशिप होती है, देन नेशनल चैम्पियनशिप होती है। तो लेजेंड लीग्स की अम्ब्रेला में जो ये नेशनल चैम्पियनशिप होती है, जो नेशनल टीम विनर होती है उसके पास ये चांस होता है कि वो अपकमिंग सॉकर वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे। उसके साथ साथ फिर हम जब टीम एक स्काउट हो जाती है, फिर हम एक ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं। 2019 में हमने केविन रीव्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच हैं, उन्हें पाकिस्तान इनवाइट किया था और 4 बड़े पाकिस्तान के शहरों में हमने ट्रेनिंग कैंप्स लगाए थे जहां से बच्चों को हमने स्काउट किया था। वंडरफुल। सो बच्चों, लेजर लीग का फेसबुक पेज वगैरह आप जाके फॉलो करें तो आपको वहां सारी इन्फॉर्मेशन कौन से शहर में कब आ रहे हैं, कब मैचेस होने जा रहे हैं, मिल जाएगी, राइट? दैट इज ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आसिफ मिराज एंड सैयद शाहबल अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सॉकर एंड फुटबॉल लवर्स आउट देयर। बाय द वे हमारे पास नए नामों के खिलाड़ी आ रहे हैं। फ्लावर आई थी, शाहबल का मतलब होता है फैल्कन्स का, किंग ऑफ फैल्कन्स। तो अपना नाम अगर आप डिफरेंट सा रखेंगे ना तो आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी बन जाएंगे। ये हमने अखज़ की है इस बात से। आपको बताएं कि हुकूमत ख्वाजा सराहों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने जा रही है, जिसमें सर फहरिस्त हरासानी की रोकथाम के लिए मुल्क भर में हॉटलाइन का आगाज़ किया जा रहा है। और मिसाल के तौर पर अगर किसी ख्वाजा सराह को किसी ने परेशान किया तो वो हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकता है और इस पर फौरी कानून जो है वो हरकत में आएगा और पाबंद होगा कि हरकत में आए। इसके अलावा आम ख़वातीन की तरह ख्वाजा सरा कम्यूनिटी को भी SMS के ज़रिए बैंक अकाउंट्स खुलवाने की सहूलत फराहम कर दी गई है। अगर वाकई ऐसे इक़दाम किए जाते हैं तो बिलाशुबा इनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा होगी और इस पर हम मज़ीद भी जानेंगे। इसमें पता है क्या, तमाम लोगों को, इस पिसे हुए तबके को इस माशरे का एक फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म सेल के इंचार्ज सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सूफी साहब, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हुकूमत ने कुछ नए इक़दाम शुरू किए हैं। ये जो हॉटलाइन है, हाउ वुड इट वर्क, प्लीज़ बता दें हमें। बेसिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो ट्रांसजेंडर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं वो काफ़ी अरसे से उनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन की, हरासमेंट की, उनको मर्डर कर दिया जाता है। फिर कोई उनके पास एक मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि जिसके थ्रू वो हेल्प सीख कर सके, क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी यूनिक किस्म के इशूज़ हैं। तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन पे हमने इस रिफॉर्म पे काम शुरू किया और अब हम आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम पाकिस्तान की पहली ऐसी नेशनल हॉटलाइन आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए होगी, जो ऑल ओवर पाकिस्तान काम करेगी। और उसमें हमने जो स्पेशल उसकी जो एक इनिशिएटिव है वो ये है कि वो सारे जो हमारे सूबे हैं पाकिस्तान के, उनके जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG ऑफिसर्स हैं उसके साथ वो कनेक्टेड है और फेडरल लेवल पे फेडरल ह्यूमन राइट्स जो मिनिस्ट्री है उनके साथ हमने ये मिलकर लॉन्च की है। और ये जैसे ही कोई हमें पूरे पाकिस्तान से अगर वो कॉल करेंगे किसी किस्म के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ या कोई हरासमेंट या उनका कोई केस है जो उनके जो नहीं प्रोसेस हो रहा पुलिस में या किसी और भी डिपार्टमेंट में, तो ये हॉटलाइन जो है वो फिर डायरेक्ट उन डिपार्टमेंट्स के साथ काम करेगी। उनको एक टिकट नंबर इशू किया जाएगा और जिसको वो एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। और अगर 24 या 48 घंटे के अंदर कोई खातिर खा मूवमेंट नहीं होती तो फिर जो हमारा ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वो उसकी मॉनिटरिंग किया करेगा और उसकी फिर रिजल्ट जो है वो लेके दिया करेगा, लेके उनको देगा। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, उनको ये बताया जाए कि भाई वो पाकिस्तान के एक बराबर के शहरी हैं और उनको अगर कोई किस्म की प्रॉब्लम आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो 100% उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़ी है। ज़बरदस्त। अगर ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो। अच्छा, ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सहूलतें देने के लिए ऑब्वियसली आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन असल तब्दीली तो उस कानून से आएगी जिस पर सियासी क़यादत का इत्तफाक ही नहीं हो पा रहा। तो क्या हुकूमत इस कानून को सबके लिए काबिल कबूल बनाने में संजीदा है या नहीं?
जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ ये चाय की प्याली में तूफान वाली बात है कि खामखा एक जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो किसी एक चीज़ को इशू बना दिया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग इसको इशू बना रहे हैं, मैं उनसे मुझे इस बात की मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूँ कि उनको हमेशा माइनॉरिटीज़ और इस तरह की जो पिसे हुए तबकात हैं वही मिलते हैं इस तरह के इशूज़ रेज करने के लिए, और जितनी मेहनत वो ये इशू खामखा घर के बनाने की कोशिश करते हैं, उतनी मेहनत अगर वो इन कम्युनिटीज़ की फलाह बहबूद के लिए लगाएं तो वो शायद वो पाकिस्तान के लिए अपना जो है वो किरदार अच्छे तरीके से अदा कर सकें। तो हुकूमत बिल्कुल इसमें काम कर रही है। हमारे जो वफाकी वज़ीर बराए कानून हैं आज़म नज़ीर तारिर साहब, वो इसमें बिल्कुल काम कर रहे हैं, और हम बिल्कुल सुन रहे हैं जो हमें ऑब्जेक्शंस रिसीव हो रहे हैं। जो उसमें लेजिटिमेट चीज़ें होंगी उनके ऊपर उस पर बाकायदा उसमें अमेंडमेंट भी की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड बाय करती है हमारे ट्रांसजेंडर सिटीजन्स की हकूक़ के लिए, और जो भी उनके लिए हमें करना पड़ा हम उनकी फलाह बहबूद के लिए वो एक काम जो है वो उठाते रहे। कुछ अच्छे इक़दाम हैं जो आप लोग कर रहे हैं, होपफुली इन पे इन लेटर इन स्पिरिट अमल भी किया जाए, क्योंकि अनाउंसमेंट्स तो बहुत सारी हो जाती हैं। हाँ, लेकिन ये हरासमेंट हॉटलाइन बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। कोई तहफ़्फ़ुज़ तो इनको मिलना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा जी, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर शो। तो दो चीज़ें जो कि यू कैन डू टुडे। अच्छा हमारे हाँ प्लीज़ बता दें, फिर मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दूं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अबूरी ज़मानत के लिए एफएड कचहरी पहुंच गए हैं। इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ मैच तो है ही। तो मैच की तो बात कर रही थी, तो आज 6th मैच ऑफ द 7 मैच सीरीज़ है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। और हम तो नहीं होंगे कल सुबह सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आपने ज़रूर सेलिब्रेट करना है, रूट करना है। और दूसरा, मौला जट की एडवांस बुकिंग जो है वो जारी है। लेजेंड ऑफ मौला जट की एडवांस बुकिंग जारी है। यस, अच्छा वो आज जारी नहीं ना, आज 7 बजे से। हाँ बस आज शाम 7 बजे से जारी हो जाएगी। वो बचपन में आपको पता ना इश्तिहार आता था किसी भी फिल्म के, इस तरह एडवांस बुकिंग जारी है मतलब कि बहुत ज़्यादा। सो वो आपको लेनी पड़ेगी टिकटें, आपको लेनी पड़ेंगी। आज 7 बजे से ऑनवर्ड्स आप टिकटें लेना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे आपको नहीं मिलेंगे फिर शोज। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस फिल्म शुरू में, तो फिर आपको ज़रा एफर्ट करनी पड़ेगी। और फिर आज के शो में आपको पता है कि हमने वो क्लिप भी आपको फवाद खान और हमजा अब्बासी का दिखाया है। वो उस टाइप की भी एक मूवी बन जाए तो क्या ही बात हो, लेकिन दैट शुड entice you enough to want to watch this movie, and of course माहिरा खान तो हैं ही और हुमायमा भी हैं बीच में. So these are the things that are happening. That's all. We'll see you inshallah on Monday.